हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो गांधी जयंती समारोह है, इसमें हमारे बीच में वक्ता के रूप में निदेशक गांधी भवन और संस्कृत के विद्वत विद्वान, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी शिरकत रखने वाले प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी हैं। आज का जो गांधी जयंती समारोह है, हम सब जान रहे हैं कि पिछले 6 महीने से 7 महीने से हम कोरोना की इस वैश्विक महामारी की चपेट में घिरकर ऑनलाइन मोड में ही और अब थोड़ा थोड़ा ब्लेंडेड मोड में आ गए हैं और उम्मीद है कि आगे ये संकट से हम बाहर आएंगे। इस बार चूंकि गांधी जयंती समारोह जो है वो हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो जो नाटक की प्रस्तुति थी वो हम उस रूप में यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन भजन प्रस्तुति और स्वच्छता शपथ को हमने बरकरार रखते हुए यहाँ पर रखा है। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज, चूंकि पिछले 1 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, जो विदेश से जो हर 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 रोज प्रत्येक आज भी 1 बजे भी ये वेबिनार में थे, 3 से 5 मैं भी रहा, कल भी थे और कल भी रहेंगे। 2 तारीख तक का जो शेड्यूल है गांधी भवन का, वो बहुत ही क्लोज पैक्ड शेड्यूल है और उस क्लोज पैक्ड शेड्यूल में से भी आपने सर समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गांधी अध्ययन केंद्र श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की तरफ से हम सब आपके आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया और आज गांधी जयंती के इस उपलक्ष्य पर आप हमारे बीच में हैं। मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट वॉलेंटियर की तरफ से, अपने सभी गांधी अध्ययन केंद्र के सभी शिक्षक साथियों और पूरे श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की तरफ से मैं आपका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है हमारा आज और महात्मा गांधी का चिंतन। तो चूंकि हमारा आज जो है हमेशा महत्वपूर्ण होता है, वो अलग बात है कि हम इतिहास से सीखते हैं, हम वर्तमान के लिए जो भविष्य के जो स्वप्न हैं वो भी हम लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा आज हमेशा ही महत्वपूर्ण रहता है। जिस तरह की वारदात, जिस तरह का परिवेश, जिस तरह की हिंसा हमारे पूरे ग्लोब में छाई हुई है और कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है, मौजूदा हालात को भी अगर देखें, तो ऐसे में अहिंसा या गांधी जी का जो एक शस्त्र के रूप में रहा, एक अस्त्र के रूप में रहा, उसको हम देखते हैं तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उस पर विचार करना बार बार हर बार कहीं ना कहीं लाजमी भी है और प्रासंगिक भी है। तो इसी कड़ी में मैं सर का पुनः स्वागत करते हुए पहले मैं चाहूंगा कि हमारे प्राचार्य प्रोफेसर रमेश कुमार जी एक बार अपना उद्बोधन दें आज के व्याख्यान को लेकर। प्रोफेसर रमेश कुमार, प्राचार्य सर। अमित भाई धन्यवाद। आप लोग हमें हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन आ रही है। जी सर। सबसे पहले तो मैं गांधी भवन के दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक रमेश भारद्वाज जी का स्वागत करूंगा और हमें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए योजना बनाई, अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। रमेश भारद्वाज सर, आज आपकी चर्चा चल रही थी सुबह में, मैं आपकी एक स्टूडेंट कनक मैडम के पास था जो आज का रीजनल डायरेक्टर है इग्नू के, तो आपकी चर्चा चल रहा, आपके स्टूडेंट हैं शायद, तो आपके बारे में चर्चा चल रही थी। और वैसे भी अमित भाई के माध्यम से गांधी भवन की गतिविधि पे चर्चा होती रहती है और आप गतिविधि करते रहते हैं, कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है आपके यहाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके लिए आपके नेतृत्व को, आपके दिशा निर्देश को, आपकी सोच को बहुत तहे दिल से सलाम करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो विषय आज आपने चुना है, हमारा आज और महात्मा गांधी की चिंतन, तो आज महात्मा गांधी पर चिंतन करने की बहुत ज़रूरत है। इसकी प्रासंगिकता आज बढ़ी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सर,
ये हमारा कल जो गांधी जी की हम 151वीं जयंती मना रहे हैं, इस जयंती के अवसर पर मैं वरिष्ठ गांधीजनों से, सभी गांधी के शुभचिंतकों से, गांधीवादियों से, चाहे युवा हों या वरिष्ठ हों, सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, तो जरा सा गांधी पे एक सेमिनार से ऊपर उठकर मन से चिंतन करें। चिंतन का विषय है सर, आज असहयोग आंदोलन का 100वीं जयंती है। इसी 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की आह्वान किया था और आज़ादी के आंदोलन को एक नया दिशा दिया था, एक नई जान फूकी थी। और सर चंपारण की भी हम घटना याद करें, चंपारण, खेड़ा, बारदोली, गांधी के 3 महत्वपूर्ण सत्याग्रह जो थे इसी 20वें दशक में पिछले शताब्दी में हुआ था, जो किसान के मुद्दे थे, चाहे वो चंपारण हो, चाहे बारदोली हो, चाहे वो खेड़ा था। और किसान आज भी तब लगान को लेकर परेशान थे, तब नील की खेती को लेकर परेशान थे, अपनी मजदूरी को लेकर परेशान थे। आज किसान अपने सामान को बेचने के लेकर के परेशान है। रोज हम अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, किसान सड़क पे है, आंदोलित है, दलित है, आक्रोशित है और बेहाल है। तो अपने सामान बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए उसकी न्यूनतम मूल्य क्या होगी, अधिकतम मूल्य क्या होगी, न्यूनतम से भी परेशान कि न्यूनतम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए परेशान है। किसान की दशा बहुत खराब है, जिसकी चिंता गांधी करते थे, आंदोलन करते थे। आज भी गांधी की जरूरत है, गांधीवादियों को सड़क उतरने की आवश्यकता है। अब सर किसान भी परेशान है, समय कम है, मैं ज़्यादा इस पर विस्तार से नहीं खींचूंगा। आज सर मैं एक गांधी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ है, जिसका मैं सचिव भी हूँ, और उसके सचिव होने के नाते दुखी तो सब है, मैं अतिरिक्त दुखी हूँ कि जिस गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी कि छुआछूत मिटा देंगे, हरिजनों का उद्धार कर देंगे, महिलाओं का विकास, हमने कई स्कूल खोले हर पढ़ाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए बहुत कुछ किया भी है हमने। आंकड़ा प्रस्तुत करने का समय नहीं है, बहुत कुछ किया हमने, कई स्कूल खोले हैं, कॉलेजेस भी हैं, कई सुधार गृह भी हैं, आश्रम भी हैं, बहुत कुछ है हरिजनों के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम प्रयास के बावजूद भी हम आज भी हादसा को रोक नहीं पाते। हादसा की घटना सबको झकझोरने वाली घटना है। इसके पहले तो लॉकडाउन हुआ था, तो जो गांधी के अंतिम जन हैं, गांधी से जुड़े जो अंतिम जन हैं, मजदूर हैं, असहाय हैं, समाज, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के अंतिम पादान पे हैं, उनको गांधी अंतिम जन कहते थे। वो अंतिम जन की दशा क्या थी सर, हम सब ने देखा है। प्रवासी मजदूर, घर छूट गया, शहर छूट गया, रोजगार छूट गया और सरकार ने भी साथ छोड़ दिया। और तो और दुखद घटना है कि गांधी संस्थान देश में बहुत हैं, गांधी के नाम पर रोजी रोटी और कमाई बहुत हो रही है, मठों के मालिक बहुत हैं, बहुत मठाधीश हैं संस्थानों के। शायद ही कोई गांधी जन मजदूरों की मदद करने के लिए बाहर आया। आज भी आफ्टर से घटना पे शायद ही कोई गांधी संस्थान का कोई निंदा प्रस्ताव आया या कोई आलोचना आया, कोई टिप्पणी आई। हम जो गांधी जन कहने वाले खुद को इतने असंवेदनशील हो गए हैं, गांधी से जुड़े, गांधी संस्था जुड़ने के बाद भी हम गांधी के विचारों से इतने दूर हो गए हैं। हर उस पर मंथन की जरूरत है, उस पर चिंतन की जरूरत है। गांधी जन एक बात, शायद अगर आप मंथन करें, आप चिंतन करें और उस चिंतन से कुछ सकारात्मक निष्कर्ष निकल के आए, कुछ कार्यक्रम निकल के आए, और मैं चाहूँगा
संस्था से बाहर निकल के अगर गांधी सड़क पे आ सकते हैं, मैदान पे आ सकते हैं, ये गांधी के देश में गांधी के बच्चों द्वारा, गांधी के संतान द्वारा ये देश पे, समाज पे के प्रति बहुत बड़ी कृपा होगी। आज गांधी की बहुत जरूरत है। प्लीज सर, गांधी जयंती जो चिंतन कर रहे हैं आप, इस चिंता कीजिए, कम फ्रॉम थिंकिंग टू एक्शन। आज मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चिंतन होगा, ये चिंतन केवल चिंतन मनन में अंत नहीं हो जाएगा, ये चिंतन से कुछ एक्शन प्लान सामने आएगा। और जहाँ तक मैं अमित भाई को जानता हूँ, अमित एक एक्टिविस्ट हैं, वो केवल गांधी पर चर्चा नहीं करते। हमारे कॉलेज में भी जब से उन्होंने गांधी को संभाला है, गांधी स्टडी सर्कल को, उन्होंने काफी गांधी पे काम किया है, एक्शन प्रोग्राम किया है, बच्चों में गांधी जगाया है। और अहिंसा की बात होती है हमारे यहाँ, अहिंसा पर चर्चा होती है। हमने अहिंसा का मार्च निकाला, हमारा शांति सेना है, हमने गांधी के सपनों शांति सेना तैयार की है। हमारे 400 शांति सैनिक हैं कॉलेज में, जो कहीं भी धर्म दंगा हुआ तो दंगा में हमारे बच्चे बैठे नहीं थे, हम दंगा पे सड़क पे थे। हमारे कॉलेज बगल में दंगा हो रहा था, जब गांधी के कमला हावनी को था तो कमला हावनी में घर पे नहीं थे। जब तमाम लॉकडाउन था, 144 था, हम अपने 13-14 बच्चों के साथ दंगा स्थल पे थे, सद्भाव की बात कर रहे थे। पुलिस कह रही थी प्रोफेसर साहब बाबा जंक्शन वापस जाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे बैठने के लिए आए हैं। तो फिर हमें वहां से उन्होंने किसी तरह से समझा बुझा के कॉलेज तक छोड़ दिया। तो सर, हमें एक अपने गांधी की एक्टिव वॉलंटियर्स तैयार करना है, एक ट्रेंड वॉलंटियर्स तैयार करना है, एक डेडिकेटेड वॉलंटियर्स तैयार करना है। केवल चर्चा नहीं, चर्चा से आगे की चिंतन करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ अमित जैसी टीम जुड़ी हुई है। अमित हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमित बहुत काम करते हैं। मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अमित हमारे कॉलेज के हैं, अमित जहाँ भी हैं काम करते हैं। शायद आपको भी इसका अनुभव होगा जब आपके संस्था में होंगे। प्राइज भी दिया है आपने, टीम को जोड़ा भी है इन्होंने, और कॉलेज में भी काफ़ी बच्चों को जोड़ा है इन्होंने, एक नई जागृति फूकी है। तो सर, मैं यही आग्रह करता हूँ गांधीजनों से कि चिंतन से आगे बढ़ करके एक्शन पे बढ़ें, और एक्शन को एक कोई एक्शन प्लान आए तो मैं आपसे सर वादा करता हूँ एज ए प्रिंसिपल, ये कॉलेज और कॉलेज के बच्चे और हमारे गांधी स्टडी सर्कल के हमारे कन्वीनर आपको किसी भी प्रोग्राम में आगे मिलेंगे, आगे बढ़कर काम भाग लेंगे। और मैं एज ए प्रिंसिपल उनको तमाम सहयोग करने के लिए आगे आऊँगा। मैं प्रिंसिपल से मैं मूलतः गांधीजन ही हूँ, मैं मूलतः गांधीवादी हूँ, जुड़ा हूँ और गांधीन एक्टिविस्ट हूँ। और मुझे अपने गांधी से लगाव है, गांधी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करना चाहूँगा, अगर मुझे आपके जैसे व्यक्ति का मार्गदर्शन मिले, निर्देश मिले और एक एक्शन प्लान मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का चिंतन कुछ जरूर रंग लाएगा, कुछ अच्छे कार्यक्रम के साथ आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन शुभ विचार के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं, इन्हीं आशाओं, उम्मीद के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम के बहुत सफल होने की शुभकामना देता हूँ। Thank you very much for giving me chance to speak on Gandhi. Thank you a lot. Thank you, sir. Thank you, Amit. Thank you, my colleagues. Thank you, friends. मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सहयोग और शुभाशीष पहले भी मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे आपने कहा, ये हमारे लिए बहुत सुखद है। और पिछली गांधी जयंती पर आप हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर स्वच्छ अभियान में भी कॉलेज में स्वच्छता भ्रमण में शामिल थे, उसका वीडियो भी हमारे पास है। तो इसमें दो राय नहीं कि हम सब मिलकर काम करते हैं और करना चाहिए। और मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी और विद्यार्थी यहाँ जुड़ रहे हैं लगातार, ये भी अच्छी बात है। मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर सारिका त्यागी जी से कि वो एक बार भजन प्रस्तुति करवाएं आज के लिए जो रखा है बच्चों का कार्यक्रम। डॉक्टर सारिका त्यागी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस सर। जा आप जरा एक भजन प्रस्तुति करवाइए जरा। थैंक यू सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम कॉलिंग माय स्टूडेंट प्रतिज्ञा गौर भजन प्रस्तुति। थैंक यू मैम। प्रतिज्ञा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
I'm audible, ma'am. Hello. हाँ, आवाज आ रही है बच्चे आपकी। हेलो। आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। यस मैम। सभी अध्यापन गणों को मेरा नमस्कार। गांधी जी के जयंती के अवसर पर मैं एक भजन प्रस्तुति करना चाहूंगी, जो उनका प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान दे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा करे की रे। कमाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। समदृष्टि तृष्णा त्यागी, पर नीचे कराओ ना किसी से। जिह्वा की असत्य न बोले, पर धन न बजाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जिना मन मारे। राम नाम सुनो निश्चय राखे, सकल तीरथ तेनान तन रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। वन लोभी कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। धन नर संयोदिनु दर्शन करता, कुल को तरता रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको सबको मेरा भजन पसंद आया होगा। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। Thank you, Pratigya, for this beautiful and one of the favorite bhajans of Mahatma Gandhi. Now I request Amit sir to invite people to take pledge for cleanliness. जी, मैं इधर से वाचन कर देता हूं, क्योंकि सामने से बोलना तो हो नहीं पाएगा इसमें। मैं वाचन कर देता हूं स्वच्छता शपथ के लिए। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और
उसके लिए समय दूंगा। प्रत्येक वर्ष 100 घंटे यानी कि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। ये शपथ हमें यह बतलाती है कि स्वच्छता का जो अभियान 2014 में पूरे राष्ट्र में शुरू हुआ, वो एक औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। लेकिन स्वच्छता का जो आह्वान है, वो भौतिक स्तर पर ही नहीं है, बल्कि वैचारिक और मानसिक स्तर पर भी है। और वो आह्वान अभी हम चूंकि विकसनशील राष्ट्र हैं, तो वो ये जो स्वच्छता का जो आह्वान है, ये हमारे साहित्य में भी है और गांधी जी ने भी उसको व्यवहारिक स्तर पर रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से दिया। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने आज के वक्ता विद्वान प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना व्याख्यान हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी। तो माननीय प्राचार्य रमेश जी और हमारे प्रिय साथी अमित जी एवं साथियों, श्यामलाल विषय दिया गया है वह है हमारा आज और महात्मा गांधी का चिंतन। जब हम आज की बात करते हैं तो ये आज परिणाम है पिछले उन दशकों का जिनमें हमने आज़ादी को पाकर एक नए भारत का सपना हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन महान सपूतों ने दिया था जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को आज़ाद करने के लिए अर्पित किया था। हजारों लाखों लोगों ने जेल यात्राएं की, यातनाएं सही, सैकड़ों लोग फांसी पे चढ़ गए, हजारों लोग विभिन्न यातनाओं में अपने घर परिवार सबका नाश कर बैठे। बस एक सपना था उनका कि हमारा देश, हमारा समाज एक ऐसा समाज बने जहां पर सब लोग सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम स्वावलंबी हों। स्वावलंबी होने का मतलब ये है कि हम अपने रोटी, कपड़ा, मकान को प्राप्त करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, सबके लिए आर्थिक अवसर प्राप्त हो। और हजारों साल में जो मध्यकाल के बाद भारतीय समाज ने जो साल की गुलामी ने
हमारे समाज का जो नैतिक, सामाजिक और आर्थिक, साथ में राजनीति आई जाती है, जो अधःपतन हमारा हुआ, उससे उभर कर हम एक सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। मगर हम ये पाते हैं कि पिछले 70 साल में, 73 साल में हमने जो कुछ किया उसमें कोई एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष उत्तरदायी नहीं है। जैसा रमेश जी ने कहा कि गांधी विचार की संस्थाओं को चलाने वाले लोगों का दायित्व था, उन्होंने पूरा नहीं किया। हम सब ने ऐसा क्या किया कि हमारा आज हमारे अंधकारमय भविष्य को दर्शाता हुआ हमारे दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। समझ में नहीं आता कि हमने कहाँ गलती की है। जबकि 1909 में गांधी ने अपनी पहली पुस्तक हिंद स्वराज में ये बता दिया था कि पूरी दुनिया आने वाले समय में हिंदुस्तान को मिलाकर पश्चिमी विकास के मॉडल को अपनाकर, इस शैतानी राक्षसी चिंतन को अपनाकर अपने अंधकार में भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है। उन्होंने सावधान किया था। गांधी जी ने पहली बार ये अनुभूति पूर्वक कहा था कि आज का भारत बेशक गिरा हुआ अधपतित समाज है, मगर फिर भी वो आज की विकसित पश्चिमी सभ्यता के सामने बहुत ऊंचा है। गांधी कोई, मुझे अक्सर, मतलब मैंने जितनी भी इग्नू की यहाँ भी पुस्तकें देखी हैं और जो गांधी के लोग बोलते हैं, वो सब ये कहते हैं कि गांधी टॉल्स्टॉय से, रस्किन से, इससे उससे, विदेशी चिंतकों से बड़ा प्रभावित था। हाँ, गांधी ने अपनी खिड़कियां बंद नहीं रखी थी, मगर जिस धरती पे गांधी की सेवाग्राम आश्रम की कुटिया खड़ी हुई थी, वो जमीन, उसके अंदर बनी हुई है कच्ची झोपड़ी, पुआल की छत, वो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से सिंचित थी। इसलिए महादेवी वर्मा लिखती हैं कि गांधी का विचार भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सिद्धांत है, क्योंकि भारतीय समाज ने पिछले हजारों लाखों साल में मध्यकाल को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति के सामने एक आदर्श समाज का विकसित मॉडल रखा था, जिसके मूलभूत सिद्धांत में था सर्वोदय। आज जो स्थिति है वो ये है कि 5% जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजीदास समाज, काले अंग्रेज हैं, वो 95% जो भारतीय समाज है, जो भारतीय संस्कृति की संवाहिका भारतीय भाषाओं में अपने सपने बुनता है, अपना जीवन जीता है, उनको वह शोषण करता है, उनको हीन भावना से ग्रस्त करता है। अंग्रेजी न जानने का दोष आप ये बताते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ज्ञान विज्ञान की कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। गांधी ने बहुत अच्छी तरह से मेरे सपनों के भारत में लिखा कि भारतीय भाषाओं के जब आप सशक्तिकरण को करेंगे, जब उन भारतीय भाषाओं को आप आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विषयों से पूरा करके आम आदमी के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे, तो भारतीय समाज का उद्धार होगा। कई दृश्य हैं आज के समाज की। शैक्षिक जगत में देखते हैं तो पहली चीज तो ये है कि हमने अपनी भारतीय भाषाओं की समृद्धि को कुंद करके मार डाला है। अगर हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर देखें तो आप यहाँ पर 2 तरह की व्यवस्था चला रहे हैं। एक में अमीरों का साम्राज्य है, दूसरी तरफ गरीब जनता तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान से वंचित होकर के इस समाज के संचालन में, इस समाज के बनाने में, इस समाज के भविष्य को गढ़ने में उनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। आर्थिक अवसरों की बात कहें तो लवासा इकोनॉमिक समिट की रिपोर्ट बताती है
कि इस हिंदुस्तान का 70% से अधिक जो रिसोर्सिस है वो इस देश के 7% लोगों के कब्जे में है। हम आज के भारत की बात देखते हैं तो देखते हैं कि जो भारत में स्वावलंबन या रोजगार की अवस्था है उसमें सिर्फ 10% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, वो सिर्फ 10% लोग हैं और बाकी 90% लोग जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में के लोग हैं, जिनके लिए ना पेंशन है ना भविष्य की कोई योजना है, जो रोज कुआं खोदते हैं और उसमें से 2 चुल्लू पानी निकाल के अपने दिन की मजदूरी पाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमने कोरोना काल में भी देखा। रिपोर्ट के मुताबिक 14 करोड़ से अधिक लोग जो गांवों की गरीबी से बेरोजगारी से परेशान होकर शहरों में आए थे, इस कोरोना काल में उनको हमने सड़कों में तड़पते, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि इस तरह की स्थिति में हम लोगों ने काम नहीं किया। गांधी ने बहुत पहले कहा था कि भारतीय समाज पिछले हजारों लाखों साल से एक ग्राम स्वराज संस्कृति के रूप में अपने आप को विकसित करके चलता आया है। मगर हम यहाँ बैठकर योजना बनाते हैं कि किस तरह से हम स्मार्ट सिटियों को डेवलप करेंगे, उनमें क्या क्या सुविधाएं देंगे, मगर 70-73 साल में एक भी योजना प्लानिंग कमीशन की या भारत सरकार की या राज्य सरकार की ये नहीं बनी कि हम किस तरह से अपने 80% आबादी के जो गांव हैं उनके अंदर मूलभूत जो मानव समाज के लिए उपयोगी चीजें हैं, स्वच्छ जल हम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उनको अच्छी टेक्निकल एजुकेशन देंगे, उनके जीवन के स्तर को, सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम जो है कुछ वहां पे गतिविधियां, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, जो आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो इसलिए तो गांधी ने पहले पहचान लिया था कि साल में 6 महीने ये किसान जो है, जो कि पूरी तरह से जल के लिए प्रकृति पे, वर्षा पे निर्भर करता है, ये 5 से 6 महीने तक खाली रहता है। अगर ये अपने उत्पादन की वस्तुओं को अपने ग्रामोद्योग, गृहोद्योगों के माध्यम से करेगा तो इसके पास रोजगार भी होगा और समय उपयोग करने के उसके पास अवसर भी प्राप्त होंगे। मगर आज का भारत है, वहां ऐसा हम कहीं कुछ देख पा रहे हैं क्या? आज हम ये देख रहे हैं कि गरीब जो है, एक रिपोर्ट बताती है इकोनॉमिक कि हर रोज एक नया करोड़पति पैदा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और वो एक जो गल्फ है, एक जो खाई है अमीर और गरीब समाज के बीच में, उसको और ज्यादा बांटता चला जा रहा है। राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो कुछ परिवारों ने इस देश की राजनीति पे, केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, कुछ परिवारों ने, कुछ समूहों ने उस पर कब्जा करके रखा है और हम लोगों को जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर विभाजित करके पूरी तरह से हमको अपना वोट बैंक बना करके बस एक्सप्लॉइट करना, और हम हो रहे हैं। हम उसमें दोष उनका नहीं है जो शोषण कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बल्कि दोष तो हमारा है, क्योंकि हम अपना शील भंग करते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो आज का भारत है, इस भारत, ये वो भारत तो नहीं है ना जिसके लिए गांधी ने 30 जनवरी 1948 को गोली खाई थी। ये वो भारत तो नहीं है जिसके लिए भगत सिंह ने अपनी युवावस्था के अंदर फांसी चढ़ गया था। ये वो तो भारत नहीं है जिसके लिए वीर सावरकर ने अंडमान की जेलों में यातनाएं सही थी। ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है, हमारे पूर्वजों के सपनों का हिंदुस्तान तो नहीं है आज का समाज। आज सवेरे ही भारतीय महिला कॉलेज में भाषण, जब मैंने ये इसी प्रसंग में भाषण दिया तो एक बिटिया ने खड़े होकर एक प्रश्न पूछा, सर मम्मी कहती है बेटा हमें तुम्हारे पे पूरा भरोसा है मगर इस समाज पे भरोसा नहीं है, हम तुम्हें घर से बाहर जाने कैसे दें? यानी 6 महीने से लेके और 80 साल की महिला इस समाज में, इस देश की राजधानी में, या देश की राजधानी या बड़े शहरों में, गांवों में, ऐसा मतलब घर से बाहर वो सुरक्षित नहीं। ये हमारा आज का समाज है। उस बिटिया ने हमसे यही पूछा, सर ये स्थिति कब तक चलेगी?
इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उस समय तो मुझे कुछ नहीं सूझा, बस एक बात सूझी कि भारत के पुनर्जागरण काल में 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय से लेके गांधी तक, और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय कहें, नानाजी देशमुख कहें, या जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, इन सब लोगों ने जिस तरह के समाज के लिए विचार दिए, उन विचारों को व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिक पक्ष में लाने का हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमने भयंकर आंदोलन किए, लाखों लोगों ने जेल की यातनाएं सही, सैकड़ों लोगों ने फांसी की सजा खाई, उसी तरह का एक नए समाज को बनाने का आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर, बहुत गहरे स्तर पर चलाने की आज हमको आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। इसलिए जब प्रोफेसर रमेश शर्मा जी कहते हैं कि गांधी पहले से ज्यादा आज जरूरत बन गया है दुनिया की या भारतीय समाज की, बिल्कुल सही है। इस 6 महीने के कोरोना काल ने हमको पूरी तरह से बता दिया कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे जीने का अधिकार ही छीनना चाहती है। आपके कॉलेज के जब हम यहाँ से जाते हैं तो बीच में यमुना नदी आती है। ये यमुना नदी शायद भगवान कृष्ण के काल में जिस तरह से स्वच्छ पवित्र होकर बहती थी, उस तरह की यमुना के दर्शन हमने 2-3 महीने इस लॉकडाउन पीरियड में दर्शन किए उस यमुना के हमने। क्योंकि ये यमुना नगर से लेके मथुरा और बहुत आगे तक करोड़ों भारतीयों के जीवन की रेखा है। वो कितनी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की इंडस्ट्रीज और दिल्ली के दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के ये जो गंदे नालों की गंदगी को लेकर बेचारी बहती है, यमुना माँ जिसे हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। तो हमको लेसन नहीं मिला। गांधी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए बड़े बड़े उद्योग, क्योंकि ये वायु प्रदूषण ही नहीं करते बल्कि मानव के अस्तित्व को मिटाने वाले तत्वों में से एक है। हमें गांधी याद आया। दिल्ली में इतना अच्छा लॉकडाउन में वातावरण था कि सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, और आज पूरा सरकारी और गैर सरकारी तंत्र कह रहा है कि दोबारा से पराली जलेगी और वही सांस लेने की दिक्कत पैदा हो जाएगी। यानी जो जिस तरह का समाज, जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का तंत्र हमारे लिए हमने अपने आसपास खड़ा किया है, इसका उद्देश्य तो ये था ना कि हम आम आदमी को, इस देश के, इस समाज के लोगों को एक स्वच्छ वातावरण दे सके। हमारा तो ये कर्तव्य था कि हम उन लोगों को एक सांस लेने की, स्वच्छ वायु में रखने की, उनको एक सम्मान पूर्वक रोजगार को पा करके अपने परिवार के पालन की हमको कंडीशंस क्रिएट करके देनी थी। मगर वो सब चीजें इस पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी विकास के मॉडल को, जो पंडित नेहरू से लेके और आज तक के सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की दृष्टि में है, उससे तो संभव नहीं है। आज नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को सामर्थ्य देने की बात की जा रही है, मातृभाषा को आगे लाने की बात चल रही है, बहुत अच्छी चीज है। आज की शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को अपनी करिकुलम में लाने की बात तो चल रही है, वो अच्छी बात है। मगर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह के विकास के मॉडल को हमको आगे लाना है, किस तरह के हमको उद्योगों की स्थापना करनी है। मैं अक्सर कहता हूं कि जब नोएडा में सैमसंग ने 7,000 करोड़ रुपए का विनिवेश किया तो उसमें नौकरी कितने लोगों को लगी? 700 लोगों की। अगर वही 7,000 करोड़ का सन्निवेश आपने 700 गांवों में 70-70 करोड़ करके दिया होता तो शायद 1 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को, स्वावलंबन को आप गति दे सकते थे। गांधी ने भारतीय परंपराओं के या भारतीय समाज की, जो जिसे हम लोग कहते हैं ना, उसका हमारी भाषा में कहा जाता है सत्य, यानी हमारी आत्मा,
भारतीय समाज की जो आत्मा है वो तभी जिंदा रह सकती है जब उसको उसकी परंपराओं के अनुकूल न केवल आप इंडस्ट्रीज देंगे, न केवल उनको रोजगार देंगे, न केवल उनको शिक्षा देंगे, बल्कि उनको संस्कार भी देंगे। आज हमने एक ऐसा भयानक समाज पैदा कर दिया है जिसमें आज भी जाति के नाम पर, जन्म के आधार पर ऊंच नीच का इतना भयंकर तांडव नृत्य चलता है कि हमको शर्म आती है कि हम वैदिक ऋषियों की संतान हैं। इसको हम कब तक चलने दे सकते हैं? इन परिस्थितियों में हमको गांधी जी के कुछ मौलिक दृष्टिकोण की ओर हमको देखना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। अभी अमित जी ने बहुत अच्छा स्वच्छता का एक आपको संकल्प दिया, बहुत सुंदर था। और गांधी ने जब साउथ अफ्रीका से प्रारंभ करके भारतीयों की गंदगी करने की प्रवृत्ति की ओर अपने संज्ञान लिया, तो गांधी की दृष्टि में स्वच्छता केवल एक हाइजीनिक चीज ही नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज में जो स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर एक जो जातिगत आग्रह था, उसको भी नष्ट करना था। ये समाज इसलिए गंदा है कि इसमें अधिकांश लोग ये मानते हैं हमारा अधिकार गंदगी करने का है और एक जाति विशेष का काम है कि वो उस गंदगी की सफाई करे। जब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में ज्वाइन किया तो गांधी जी से पूछा गया कि आप क्या काम करोगे। गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन से पहले 3-4 महीने तक वहां क्लर्क का काम किया, और जब अधिवेशन हुआ तो गांधी जी ने कहा कि मुझे काम दे दीजिए कि मैं इस अधिवेशन के स्थल का स्वच्छता का, सफाई का काम लूंगा। उसके बाद जब गंगाधर राव देशपांडे ने बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन कराया तो गांधी जी ने कहा कि ये जो भारतीय समाज में एक नीचता चली आ रही है कि स्वच्छता का काम केवल एक जाति विशेष का काम है, इसको तोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्य काका साहब कालेलकर को कहकर 108 ब्राह्मणों की सफाई टोली बनाई, जिनका काम था पाखाने साफ करना, झाड़ू देना, स्वच्छता रखना। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारतीय समाज को ये संदेश देना कि स्वच्छता का काम एक जाति विशेष को आपने दिया और ऊपर से उसको आपने दलित और अस्पृश्य बना करके अपने हिंदू समाज के ऊपर एक कलंक लगा दिया। गांधी स्वच्छता के साथ साथ हिंदू समाज के माथे पे लगे उस कलंक को मिटाना चाहते थे। गांधी का कोई भी काम ऐसा नहीं था, ऐसा कोई भी विचार नहीं था, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं था। कोई गांधी विचारक नहीं है, गांधी केवल विचारक नहीं है, बल्कि गांधी एक्शन ओरिएंटेड विजनरी है। वो अपने प्रत्येक विचार को व्यवहारिक स्तर पर, मुझे याद है एक बार एक IIT में सेमिनार था, एक हमारे प्रोफेसर ने कहा कि गांधी का विचार जो है वो काल्पनिक है, यूटोपिया है। तो उसके बाद जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने कहा कि प्रोफेसर आप ये बताइए कि गांधी का कौन सा विचार आपको यूटोपिया लगता है, काल्पनिक लगता है। जब गांधी ये कहता है कि चरखे के माध्यम से, ग्रामोद्योग के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो गांधी आचार्य कृपलानी को गुजरात विद्यापीठ की वाइस चांसलरी से निकाल करके उत्तर प्रदेश के मेरठ में गांधी आश्रम, खादी आश्रम बनाने की स्थापना करते हैं। और गांधी रचनात्मक कार्यक्रम की अपनी पुस्तक में रिपोर्ट करते हैं कि 1 साल में गांधी आश्रम ने, खादी आश्रम ने 8 लाख लोगों को रोजगार दिया और इतने लाख रुपए का उनको भुगतान किया गया। यानी गांधी जब ये कहता है कि स्वच्छता होनी चाहिए तो गांधी केवल विचार नहीं देता है। और जब उसकी पत्नी साउथ अफ्रीका में अपने एक मेहमान के लैट्रिन के पेशाब के पॉट को उठा के बाहर साफ करने से मना करती है तो गांधी उसको रात में कहता है मेरे घर से निकल जाओ। जब उनके आश्रम में उनकी एक रिश्तेदार महिला इस बात का विरोध करती है कि आश्रम में एक हरिजन दलित क्यों आ गया, गांधी उसको अपने आश्रम से निकाल देते हैं।
कहाँ है यूटोपिया? वो कहाँ है गांधी की कल्पना? जब ये गांधी कहते हैं कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपनी पत्नी को साउथ अफ्रीका में भारतीय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वो जेल भेजते हैं। गांधी पूरे देश की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करते हैं। और जब गांधी शिक्षा की बात करते हैं तो वो और उनके साथी पूरे देश में स्त्री शिक्षा के संस्थानों की लाइन लगा देते हैं। राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ हीरालाल शास्त्री बनाते हैं, पिलानी में बिरला अपना बालिका विद्यापीठ बनाती है, प्रयाग में प्रयाग महिला विद्यापीठ बनती है, कलकत्ते में सीताराम सेक्सरिया शिक्षा यतन मारवाड़ी बालिका विद्यालय जैसे अनेक संस्थाओं को खड़ा कर देते हैं। तो गांधी का कोई भी विचार यूटोपिया नहीं है, ये वो पागल हैं, वो सोशल साइंटिस्ट, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, जो गांधी को यूटोपिया कह करके, एक काल्पनिक दर्शन कह करके इस भारतीय समाज को भ्रमित करते आ रहे हैं। वो लोग, उनको समझ ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और गांधी जो कह रहा है वो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के पुनर्जीवन को, क्योंकि गांधी का कोई भी विचार वो ये नहीं कहता आई विल क्रिएट दिस, गांधी सेज वी विल रीजनरेट। और ये जो शब्द है पुनरुत्थान या रीजनरेशन, यानी पहले से ही आपके पास परंपराएं हैं, आपके इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम में सारे विचार हैं, बस आवश्यकता है कि उनको समय के अनुकूल देश और काल की आवश्यकताओं के अनुरूप उन मौलिक भारतीय सिद्धांतों को नए रूप में परिभाषित करके समाज में स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि अमित जी कुछ ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम तो सवेरे 9 बजे से बोलने में लगे हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, मुझे हमारी तरफ से कोई ऐसे वो बात ऐसा नहीं है सर, आप जहाँ उचित समझे रोक सकते हैं। संवाद भी करेंगे, केवल भाषण नहीं करेंगे जी, बल्कि जी उनको क्या लगता है आज के समाज की स्थितियों को ठीक करने का, एक नए भारत के निर्माण करने के लिए उनकी दृष्टि में कौन कौन से बिंदु हैं। जैसा रमेश जी ने भी कहा कि अगर जमुना पार में दंगे हुए तो उनके कॉलेज की शांति सेना ने समाज में शांति का बड़ा योगदान, बड़ा काम किया। हाँ, एक विषय जो प्रिंसिपल साहब ने कहा उसको छूना चाहूंगा कि ये जितनी भी, मैं भी गांधीवादी संस्था में बचपन से रह रहा हूं, आज मुझे 42 साल हो गए राजघाट पे रहते हुए। मैं भी खुद का एक आश्रम राजस्थान में ग्राम सेवा केंद्र का चलाता हूं और अपनी सैलरी का 60% वहां देता हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने गांव जो मैं अडॉप्ट किया है उसके अंदर मुझे ग्राम विकास का, अपनी ग्रामीण जनता का मुझे काम करना है। मैं कर रहा हूं पिछले 25 साल से। मगर मैं ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये जो गांधी विचार, जो गांधी जी ने क्या किया था, अपने प्रत्येक रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब ये होता है वो कार्यक्रम जिनके माध्यम से इस इंडियन सोसाइटी को रीजनरेट करना है। और जो इश्यूज गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम की पुस्तक में दिए हैं, जो योजनाएं गांधी जी ने, उससे गांधी जी ने प्रत्येक उस इश्यू को लेकर संस्थाओं की स्थापना की, अपने साथियों को उस संस्थाओं का कार्यभार सौंपा। आदिम जाति सेवक संघ को जो है उन्होंने ठक्कर बापा को सौंपा, हरिजन सेवक संघ उन्होंने अपने और साथियों को जोड़ा, हमारी संस्था को उन्होंने भारतीय भाषा और हिंदी के काम करने के लिए सौंपा। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोहिया के शब्दों में ये सारे मठाधीश बन गए, और इन मठाधीशों ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये काम किया कि ये इन्होंने जनता से जुड़ना छोड़ दिया। क्योंकि जो राइट और लेफ्ट वाले लोग हैं उनका जो मैकेनिज्म है सोशल वर्क करने का, वो ये है कि पहले वो अपने दिमाग में एक एजेंडा लाते हैं और फिर उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए समाज में जाते हैं। मगर गांधीयन फिलॉसफी में हमने जितने भी सोशल वर्कर्स तैयार किए, गांधी जी ने उनको यही कहा, गुजरात आज उन्नत राज्य है केवल इसलिए कि गांधी के गुजरात विद्यापीठ के स्नातकों ने गांव-गांव में जाके आश्रम शालाएं, शिक्षा को एक साधन बनाया,
समाज को परिवर्तन या चेंज करने के लिए। और उन आश्रम शालाओं के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं को गांधी एक बार पहले कहता था कि गांव में जाके बैठ जाओ और वहां बैठकर उन लोगों से बातचीत करो, उनके साथ रहो, उनके सुख दुख में शामिल हो और फिर देखो कि उनको किस चीज की आवश्यकता है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर स्कूल में शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं है तो तुम स्कूल का काम शुरू कर दो। तुम्हें लगता है कि इन गांव वालों को खेती बाड़ी के बीज इत्यादि नई टेक्निक से इनको लाभान्वित करना है तो उस विषय में जाके और कार्यकर्ताओं को ले जाकर वो काम करो। मगर उससे क्या होता था कि गांधीवादी जो कार्यकर्ता थे, रचनात्मक कार्यकर्ता थे, वो सीधे समाज से और समाज की आवश्यकताओं से जुड़ते थे। जो पिछले 50 साल में यानी गांधी शताब्दी खत्म होते होते गांधी विचार की इन संस्थाओं में उस तरह के लोग आके काबिज हो गए हैं जो अपने व्यक्तिगत इमेज के लिए या अपने व्यक्तिगत एजेंडे के लिए जो संस्थागत जो मैंडेट है या एजेंडा है। मैं इन सब संस्थाओं में संघर्ष मेरा उनसे किससे नहीं बनती, मेरा झगड़ा इसी बात से रहता है। मेरा कहना यह है कि आपको गांधी जी ने एक संस्था बना के दी और आपको एक निश्चित एजेंडा दिया है, एक मैंडेट दिया है। आप उस मैंडेट को छोड़ के आप काम क्या कर रहे हैं? जैसे हमारी संस्था का काम है हिंदुस्तानी का, भारतीय भाषाओं के लिए काम करने का, हिंदी का प्रचार या इन भाषाओं को समर्थ बनाने का, और मैं वहां करने बैठ जाऊं, मैं तो कौमी एकता का काम करूंगा, मैं तो खादी पे काम करूंगा, मैं चरखा चलाऊंगा, मैं तो क्या नाम यहाँ पे उस विद्वान का लेक्चर कराऊंगा। तो इन संस्थाओं ने जो गांधी ने इनको जो मैंडेट दिया था, जो एजेंडा दिया था, उसको छोड़ के अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद के खेल खेलने शुरू कर दिए। उसे मैं खेल कहता हूं, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी अपने निश्चित पाठ्यक्रम को छोड़कर और साहित्य में डूब जाए, हमें और एक्टिविटीज में जाना है, उसमें रस लेना है, उसको सपोर्ट करना है। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम जो कार्यकर्ता हैं गांधी विचार के संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं और हमारा एक कोर्स ऑफ एक्शन निश्चित किया हुआ है। उसमें जो जमीन हमको मिली है उस काम विशेष के लिए मिली है। हमको जो लोगों ने 60-70 साल पहले वहां पे दान दिया था, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए दिया था। उसको उसका फिक्स डिपॉजिट करा करके उसके ब्याज से अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना है। अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करना है। मगर दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान का कि सोशल रीजनरेशन का जो बड़ा काम गांधी जी ने अपने साथियों के द्वारा इन संस्थाओं को दिया था, वो आज हम निश्चित रूप से गांधी 150 में कह सकते हैं कि हम लोग अपनी अहंकार या अपने अदूरदर्शिता के कारण, या ये कहिए कि गांधी विचार के अनुसार भारतीय परंपराओं की जो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता है। जैसे बहुत से गांधीयंस को मैंने देखा कि कोई स्वामी मुक्तानंद के चरणों में पड़ा हुआ है, कोई किसी स्वामी के आश्रम में जाके वहां पे अपना काम करे। गांधी ने तो सारे धर्म दर्शन को, गांधी की जो ईश्वर की कल्पना है, गांधी साफ लिखता है कि ईश्वर कौन है? ईश्वर ये मेरे आसपास के सराउंडिंग्स में रहने वाले गरीब और पीड़ित लोग हैं। उससे अधिक ईश्वर है ही नहीं, उससे अधिक अध्यात्म की यात्रा ही नहीं हो सकती। मगर यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो ब्राह्मण है, हम तो हिंदू है, हमको मोक्ष प्राप्ति करनी है। गांधी ने तो स्पष्ट लिखा हुआ है अपनी आत्मकथा से लेकर आगे के साहित्य में कि हाँ, मुझे एक हिंदू के रूप में परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और मेरे मोक्ष की प्राप्ति क्या है कि मैं हिंदुस्तान के 32 करोड़ ये जो जनता है इसके साथ एकात्म स्थापित करूं, क्योंकि जो मेरा ईश्वर है वो मेरा ईश्वर इन गरीब, निराश्रित और दुखी लोगों के अंदर बसता है। मुझे इनकी सेवा के माध्यम से ही मेरे ईश्वर का साक्षात्कार होगा और मेरे मोक्ष का साधन बनेगा। अंत में मैं इतना ही कहूंगा
कि ये आज का जो समाज है ये हमारा समाज नहीं है। हमारा मतलब हम जिन परिवारों से आते हैं, हमारे परिवारों ने जो आजादी की लड़ाई में अपने बलिदान यातनाएं सहन करके हमको उस गरीबी से उठा के यहाँ तक पहुंचाया, ये हमारा समाज नहीं है। ये तो एक पश्चिमी नकल के बंदरों का समाज है जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए आवश्यकता है कि हमको भारत का निर्माण करना है, जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को, इंडिजिनियस ट्रेडिशंस को, नॉलेज सिस्टम को लेकर के सर्वोदय की कल्पना करेगा, जो सबके कल्याण की इच्छा करेगा। केवल 5% जो शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, समृद्ध, अमीर, पैसे वाले जो लोग हैं, जो अंग्रेजी या शासन में आकर के पूरी तरह से सामर्थ्यपूर्ण हो गए हैं, ये समाज उनके लिए नहीं है। वो जो 95% वंचित और दुखी लोग हैं, तो उनके लिए भी है। हमको 5% लोगों का भी मन बदलना है, मगर 95% लोगों की कॉस्ट पे नहीं, उनकी कीमत पे नहीं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। मैंने 10 मिनट अधिक लिए अमित जी, मगर आपके प्राचार्य जी ने मुझे उद्वेलित किया, प्रेरित किया कि मैं गांधी विचार की संस्थाओं में रहते हुए, जो मुझे लगा शायद वो गलत है या सही है, उसका फैसला आने वाला समय करेगा, मगर जो मुझे अनुभव हुआ है उसको मैंने ईमानदारी से आपके सामने पेश करने की जरूरत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत संक्षिप्त में गागर में सागर भरने का हमारे सामने ये अपना वक्तव्य रखा है, और इसमें बहुत सारी बातें आपने जोड़ दी, और इसी से एक सार्थक वेबिनार और वार्तालाप या परस्पर संवाद का जो एक, हम मानते हैं कि जिज्ञासाएं जहां खड़ी होती हैं वहां कहीं ना कहीं वो उसकी सार्थकता को ही लेकर आती हैं। आपने भारतीय पुनर्जागरण की बात की, आपने महादेवी वर्मा को कोट किया, आपने अंग्रेजी के वर्चस्व और भारतीय भाषाओं पर जो कि आज बात चल रही है शिक्षा नीति से जोड़कर उस पर बात की, आपने आर्थिक वैषम्य जो बराबर चला ही आ रहा है और कई प्रकार से समाज वैषम्य में बटा हुआ है उस पर बात की, आपने विकास के मॉडल की बात की, आपने मूलतः गांधी के निर्देशों की ओर लौटने की बात की, और इस तरह से आपने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें, ज्ञानवर्धक बातें और प्रेरक बातें हमारे सम्मुख रखी। और इसी को देखते हुए आपने जैसे कहा कि सवाल जवाब होना जरूरी है, सिर्फ भाषण नहीं, ठीक ऐसे ही हमारे जो अभी जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और जो भी प्रतिभागी हैं उसमें कई सारी जिज्ञासाएं सामने दिख रही हैं। उसमें हमारे बच्चे हैं, प्रेरणा मिश्रा है, हर्षित जोशी हैं, आशीष चौधरी हैं, और राहुल कुमार हैं, प्रतिज्ञा शर्मा हैं। इन बच्चों की कई सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं और प्रश्न भी बराबर आ रहे हैं, और इसके लिए मैं अब स्तुति गुप्ता जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हैं, हमारी गांधी अध्ययन केंद्र की सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बच्चों की जो टिप्पणियां हैं उसमें कई प्रकार के प्रश्न यहाँ शामिल हैं। गांधी यदि एक साथ लेना चाहें तो वो एक साथ भी ले सकती हैं, और अगर अलग अलग करके बात करना चाहें तो अलग अलग भी, क्योंकि विचार भी अलग अलग तरह के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये गांधी के सिद्धांतों को सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित क्यों किया जाता है, वो उनको अपनाना आज मुश्किल क्यों है, ये भी एक सवाल है। लोग शराब खरीद ले सकते हैं लेकिन सब्जियां नहीं खरीद सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक टिप्पणी भी है और सवाल भी है, शाकाहारी की तरफ है। वो हर्षित जोशी ने कहा, आशीष चौधरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं लेकिन उससे उपजाऊ भूमि छीन हो रही है, और राहुल कुमार ने कहा कि गांधी विचार से अपने समाज को हम कैसे बदल पाएंगे, ये भी एक सवाल है। प्रतिज्ञा शर्मा ने जातिगत भेदभाव का प्रश्न उठाया और वो बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और उस पर आपने भी चर्चा रखी। तो मैं अब डॉक्टर स्तुति वर्मा से आग्रह करूंगा कि वो इन सवालों को, इन जिज्ञासाओं को हमारे वक्ता प्रोफेसर रमेश चंद्र जी से के समक्ष रखें, और आप सर जैसे उचित समझें एक एक करके या समग्र रूप से 2-3 सवाल करके आप अपनी बात को यहाँ स्पष्ट करें ताकि अच्छा एक वार्तालाप हमारे सम्मुख हो जाए। डॉक्टर स्तुति गुप्ता। Good evening, sir. Ramesh, sir. Welcome to Shamlal Evening. Good evening, Principal, sir. Thank you, Amit, sir. Sir,
गांधी जी के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो उनका जो मेन मोटिव था वो अहिंसा था। लेकिन हमारे बच्चे जो आज की पीढ़ी के हैं उनमें उनको सबसे पहले ये है, जो बच्चों का मन है जानने का, कि गांधी जी की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको हम आज के टाइम में, आज की असल जिंदगी में क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? क्या वो इतने मुश्किल हैं कि हम स्तुति मैम, हाँ जी सर। आप, ये आपका सवाल है या मैं देख रहा हूँ अर्चना उपाध्याय जी ने यही सवाल किया है, क्यों आज गांधी जी, ये तो बच्चों आप, ने ही लिखा है, प्रेरणा मिश्रा ने ही लिखा हाँ, हुआ है। ये आप देख लीजिए। अभी एक सवाल अर्चना उपाध्याय जी ने भी एक टिप्पणी और सवाल की है कि क्यों आज गांधी पुस्तकों और व्याख्यान में सिमट कर रह गए हैं, व्यवहार में हम उन्हें क्यों नहीं अपना पा रहे। तो हाँ जी सर, समग्रता ये में, प्रेरणा मिश्रा का सबसे पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ मेरा जी, मानना ये है कि ये रिपीट ना हो दोबारा से, तो वही सवाल यहाँ पर दोबारा अर्चना उपाध्याय जी भी, एक बार आप समग्रता में देख लीजिए, ताकि वो सवाल, 2 सवाल 3 सवाल नाम आप साथ में रख दीजिए जिनकी जिज्ञासा है, ताकि सवाल का प्रत्युत्तर जो है वो बात एक साथ रख दें, फिर मिलते हुए जो सवाल। हाँ जी सर, हमारे बच्चों का यही सबसे पहला, और मैम ने भी यही पूछा है कि गांधी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको आज की डेट में हम क्यों नहीं अपना पा रहे हैं। कुछ बच्चों का, जैसे अमित जी ने भी कहा, ये भी है कि लोग वाइन ले रहे हैं या कुछ भी एक्सपेंसिव चीजें ले रहे हैं, लेकिन वो सब्जियां हैं, फल हैं, जो हमारे आज के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको वो लोग चीजें महंगी लगती हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि गांधी जी ने जो भगत सिंह के लिए मिस्टर अरविंद को लेटर लिखा था, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि अगले ही दिन भगत सिंह को फांसी होगी। ये हमारे बच्चों की जिज्ञासा है जानने के लिए। प्रतिज्ञा शर्मा का भी क्वेश्चन है सर, कि टिप्पणी है कि जब तक हम अपने मस्तिष्क की सफाई नहीं करेंगे, हम गांधी जी को असली तरीके से, सभ्य तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो हम देश को जागरूक कैसे करें और अपने लोगों को जागरूक कैसे करें। देखिए, इसमें बहुत, क्योंकि जो लोग प्रश्न करते हैं, यस सर, वो प्रश्न करने वाले लोग जो हैं वही लोग उसका उत्तर भी देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत मनोवैज्ञानिक चीज है कि उत्तर सिर्फ वही दे सकता है जो प्रश्न कर सकता है। पहला सवाल ये है कि जो बच्चों ने कहा कि गांधी का विचार क्या जीवन में उतर सकता है। ऐसा है कि आपको पिछले 70 साल से और पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा गांधी के विषय में आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और आसपास आपको इतना जहर उगला जा रहा है गांधी के खिलाफ कि हमारी इस युवा पीढ़ी के सामने एक बहुत गंदी तस्वीर रखी हुई है। और ये जो राजनेता है, क्योंकि इन्होंने का, और जब 46 के बाद देश की आजादी की बात चलने लगी तो इन लोगों ने गांधी को बाहर कर दिया। गांधी नहीं चाहता था कि देश का विभाजन हो, और इन नेताओं ने गांधी को पहली बार पूरी तरह से फेल किया। और हिंदू मुस्लिम दंगे में, क्योंकि हमारे विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी के प्रोफेसर थे, जीवनों कहा करते थे कि गांधी की विशेषता तो ये है कि जब पूरे सारे राजनेता दिल्ली में बैठ के देश के विभाजन और देश की सत्ता पे काबिज होने का प्रयास कर रहे थे, उस समय गांधी कहाँ था? उस समय गांधी हिंदू मुस्लिम जो दंगे नोआखली में हो रहे थे उनको शांत करने में लगा हुआ था। इन राजनेताओं ने गांधी के विचार को अव्यवहारिक बता करके और पश्चिमी मॉडल पे इस देश का विनाश पथ तैयार करके हमारे सामने ये दृश्य रख दिया कि गांधी का विचार व्यवहारिक नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल किसके लिए है? मुश्किल है नेताओं के लिए, शासकों के लिए। क्योंकि गांधी विचार के अनुसार आप ये चाहते हैं कि जब कभी आप प्रदर्शन करें और घोड़े पे पुलिस बैठकर आए और आप प्रदर्शनकारियों की पिटाई करके हाथ पैर तोड़ दे? मगर शासन करता है वो शासन, क्योंकि वो इलेक्टेड है, डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को कहता है, तो वो हिंसा का प्रयोग करके समाज को दबाता है।
मगर वहां पर गांधी जब ये कहता है कि कोई भी शासक जो है वो जनता की इच्छा के अनुसार राज्य करेगा, वो उसका स्वराज है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, तो आपको एक इस तरह का दृश्य सामने रख के दिया है। इन 5% अंग्रेजीदार शासकों ने, इन बहुत सामर्थ्यवान लोगों ने कि जनता को बेवकूफ बना। गांधी है क्या? गांधी का विचार क्या है? गांधी कहता है सत्य और अहिंसा। सत्य जो उसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया है वो मार्टिन लूथर किंग ने अपने अमेरिका में निग्रो आंदोलन में किया। उन्होंने कहा गांधी का जो सत्य है उसका मतलब है ट्रुथ, और ट्रुथ का मतलब गांधी ने दिया है जस्ट। जस्ट का मतलब है न्याय। न्याय का मतलब है कि प्रत्येक मानव को उसकी योग्यता के अनुसार डिग्निफाइड वे में जीने के लिए रोजगार चाहिए, उसको समान शिक्षा का अवसर चाहिए। क्या हमें से कौन नहीं चाहता? आगे जो एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है कि हाँ, ये गांधी के विचार कोई बाहर से आयातित नहीं है, इंपोर्टेड नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बताया अपने भाषण में कि ये यूटोपिया नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है। ये सब वो विषय है जो भारतीय समाज में पिछले हजारों लाखों सालों से चले आ रहे हैं। इनकी आज की परिस्थिति के अनुसार नई नई कल्पना करनी पड़ेगी। एक बच्चे ने जो भगत सिंह वाला प्रश्न किया है, इस प्रश्न को मैं इस तरह से आपको जवाब दूंगा। भगत सिंह वाले को, आपको मालूम है गांधी और इरविन की जो पहली भेंट हुई थी वो कहां हुई थी? क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको बता दूं कि वाइस चांसलर ऑफिस के नीचे एक कमरा है तहखाने में, जिसमें कहा जाता है कि भगत सिंह और राजगुरु को 2 खाटें वहां रखी हैं, उनको वहां रखा गया था। और हमारे जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं वो ये कि उसी तहखाने के ऊपर गांधी और इरविन की बैठक हुई है। जो भगत सिंह लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद था, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल के वीसी ऑफिस के नीचे वाले तहखाने में क्यों लाया गया 3 दिन के लिए? क्या वहां पर उनकी गांधी और इरविन के साथ बैठक भगत सिंह की नहीं हुई? क्या गांधी ने इरविन को इस बात के लिए राजी नहीं किया कि आप भगत सिंह को फांसी मत दीजिए, और एक ही इरविन की जो शर्त थी वो ये कि वो अपने इस वायलेंट एक्ट के लिए माफी मांगे। और भगत सिंह क्योंकि हिंदुस्तान का वीर सपूत था, उसने कहा जो मैंने किया उसका उद्देश्य एक मैसेज देना था इस सरकार को कि वो इस तरह से हमारे लाला लाजपत राय जैसे नेताओं की हत्या करके हम पे अत्याचार नहीं कर सकती। उस मैसेज को मैं माफी लिख करके वापस नहीं कर सकता। और उसके बाद गांधी जी की भगत सिंह की इरविन की बैठक खत्म होती है, और गांधी जब दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर कराची कांग्रेस में जाने के लिए विदा होते हैं, उस समय उनको खबर दी जाती है कि कल रात को, यानी गांधी इरविन भगत सिंह की मीटिंग के 3 दिन बाद, यानी दिल्ली से लाहौर 2 दिन में उस दिनों पहुंचा जाता था, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। और जब वह लाहौर ट्रेन पहुंचती है कराची से पहले, तो लाहौर से भगत सिंह का पूरा परिवार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ उसी ट्रेन में कराची कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो भगत सिंह की जो शहादत है उसको गांधी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। गांधी ने प्रयास किया, ये हमारे पास उसके ऐतिहासिक प्रमाण है। जैसा मैंने कहा, कोई भी इतिहासकार इस बात को प्रमाणित कर दे कि जो भगत सिंह लाहौर जेल में बंद था, क्योंकि ये वो समय था जब दिल्ली का राष्ट्रपति भवन वाइसराय हाउस बन के तैयार हो रहा था, और लॉर्ड इरविन पूरी तरह से वाइस रीगल दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले वीसी ऑफिस से वहां शिफ्ट नहीं हुए थे। तो गांधी और इरविन की सारी जो 3 बैठक 3 दिन हुई है वो वाइस रीगल हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है। और उसके फांसी के देने के कराची कांग्रेस के बाद फिर शिमला में इरविन गांधी समझौता होता है। तो इन ऐतिहासिक तथ्यों को दृष्टि में रखकर, क्योंकि गांधी अलग चीज है, भगत सिंह अलग चीज है, मगर कोई भी राष्ट्र नेता अपने देश के युवाओं के इस तरह के प्रसंग पर चुप नहीं रह सकता, और गांधी भी चुप नहीं रहा। हाँ जी सर, हमारे एक बच्चे हर्षित का कहना है कि हमारा जो ज्ञान है, भारतीय ज्ञान, वो बहुत ज्यादा एडवांस है, पर हम उसको अच्छे से ना तो समझ पा रहे हैं और ना ही उसको अपनी जिंदगी में हम अप्लाई कर पा रहे हैं।
एक बच्चा हमारा है कि हमें अपने मस्तिष्क की सफाई बहुत जरूरी है, हाँ, प्रतिज्ञा इसका का सीधा कहना सा है। कारण और सिमी ने सर जातिवाद और फेमिनिज्म पे क्वेश्चन उठाया है, जो बिल्कुल अभी हाथरस बिल्कुल में भी जो हादसा हुआ है जी। कि गांधी जी के विचारों को अभी भी हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अच्छे से अपना नहीं पाए हैं, क्योंकि गांधी जी जातिवाद के भी अगेंस्ट थे और उन्होंने स्त्रियों की प्रगति के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं। लेकिन आज भी हम कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हम वो जो दर्जा है वो स्त्रियों को नहीं दे पाए हैं, और हमारी सोच उनके साथ नहीं खुली है अभी भी। तो इस पे बच्चे गांधी जी के विचार जानना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आज सवेरे ही देखो बच्चे, आज सवेरे ही भारतीय महिला कॉलेज में जब मैं लेक्चर दे रहा था तो वहां पर स्त्रियों का विषय था। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने आजादी के समय, आजादी के पहले ये पाया कि भारतीय समाज जो है वो, उसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ विषय हैं जिनको लेकर के भारतीय समाज के पुनर्जागरण में हमें काम करना पड़ेगा। वो 18 जो विषय थे उनको मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। कम्युनल यूनिटी, कौमी एकता, अस्पृश्यता का निवारण, शराबबंदी, खादी, ग्रामोद्योग, गांवों में स्वच्छता, एक नई शिक्षा व्यवस्था जिसमें व्यक्ति के शरीर बुद्धि के साथ मन और आत्मा का विकास हो, प्रौढ़ शिक्षा, विमेन, भारतीय भाषाएं, राष्ट्रभाषा, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, किसान, लेबर, आदिवासी, अलग अलग रोग, विद्यार्थी। देखिए, इसमें जो आपने पहले हाथरस वाली घटना को, या निर्भया वाला जो आपका कांड हुआ था, रोज हो रहा है ये। आपको ये दो मीडिया में दिखाई दे गए इशू, क्योंकि एक दिल्ली में हुआ था तो बवंडर हुआ था, और एक अभी ये दलित लड़की के साथ हुआ, इसलिए वो इशू बन गया। जबकि असलियत ये है कि इस हिंदुस्तान के कोने कोने में, खास करके उत्तर भारत में, घर से स्कूल तक जाने में, घर से कॉलेज तक जाने में हमारी बहन और बेटियों को सुरक्षा नहीं है। ये कारण क्या है? गांधी ने इसको आइडेंटिफाई किया, और गांधी ने इसकी बेसिक प्रॉब्लम को समझते हुए, मैं आपको मेरे सपनों का जो भारत है उसमें से गांधी के शब्दों को मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। गांधी कहते हैं कि स्त्री पुरुष की साथिन है, ठीक है, जिसकी बौद्धिक क्षमता में पुरुष की बौद्धिक क्षमताओं से अधिक किसी तरह से कम नहीं है। पुरुष की प्रवृत्तियों में, उन प्रवृत्तियों के प्रत्येक और अंग उपांग में भाग लेने का उसे अधिकार है। आजादी और सत्ता उसे उतना ही अधिकार प्राप्त होगी। गांधी इस बात को भी जानता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे दो कारण गांधी ने आइडेंटिफाई किए, रूढ़ी और कानून। और इस रूढ़ी और कानून को बनाने में गांधी कहता है स्त्री का कोई हाथ नहीं है, पुरुषों ने इसको बनाया है। और पुरुषों ने इसको क्यों बनाया है? क्योंकि पुरुष उसको भोग की वस्तु मानता है। ये जो हमारे निर्भया और हाथरस बिटिया का जो कांड हो रहा है, उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारी नई जो पीढ़ी है, नया जो शिक्षित समाज हम तैयार कर रहे हैं, ये समाज आज भी मध्यकाल की गंदगी, उन धर्मशास्त्रकारों की नीच जो टिप्पणियां स्मृति ग्रंथों में आती है, उनको आधार बना करके, और एक तरह की हमने मानसिकता तैयार कर दी है कि स्त्री चाहे वो 6 महीने की हो, चाहे 80 साल की हो, केवल भोग की वस्तु है। जब तक इस मानसिकता को नाश नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह के कांड होते रहेंगे। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, और ये काम प्रत्येक घर से प्रारंभ होना करना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे को पैदा होते ही आपको सिखाना पड़ेगा कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में स्त्री जो है वो पूज्य है, वो एक भोग की वस्तु नहीं
है, वो एक खिलौना नहीं है। और जब आप निर्भया और हाथरस कांड की बात करते हैं तो अभी जो अखबारों में आपने 2 दिन पहले पढ़ा कि जिसको डोमेस्टिक वायलेंस को रोक के और दंडित करने का जिसको काम दिया गया है, वो डायरेक्टर जनरल पुलिस का अपनी घर में अपनी पत्नी को पीट रहा है। वो जो वायरल हुआ तो आपको समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान में आप कितना भी पढ़ लिख जाए, चाहे आप कितनी प्रगति कर ले, कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, मगर आपकी जो मानसिकता है कि स्त्री केवल मेरी भोग की वस्तु है, और जहां उसका सिर्फ एक काम है कि अपने पति की, अपने पिता की या अपने भाई के कंट्रोल में रह करके, क्योंकि उसमें एक संस्कृत का श्लोक आप उद्धृत कर देते हैं कि लड़की पैदा होती है तो पिता की दासी है, पिता की आज्ञा के अनुसार चलेगी, शादी होगी तो पति के, और पति मर गया तो बेटों के वश पे चलेगी। ये जो भारतीय संस्कृति में कलंकपूर्ण स्थिति है लेके, इस मानसिकता को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। और जहां तक जातिगत बात है, ये के आधार पे व्यक्ति को ऊंच नीच मानते हो, आप व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान देना नहीं चाहते। इस नीचतापूर्ण स्थिति को, ये 2 इश्यूज है, इन दोनों इश्यूज को गांधी ने अच्छी तरह से एड्रेस किया और इसका समाधान भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। जी आगे। हर्षित पूछना चाहता है, क्या गांधी जी मॉडर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट थे? और एक बच्ची है हमारी मुन्नी, उसका है जिस तरह से आपने बात करी है न्याय की, तो क्या आज की तारीख में हमें न्याय मिल रहा है? और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया सर, गांधी जी को महात्मा गांधी क्यों कहा गया है? सर देखिए, ये तीनों प्रश्न जो हैं अलग अलग विषय के हैं। सर गांधी जी पहला क्या मॉडर्न प्रश्न जो वर्ल्ड के आपने किया वो अगेंस्ट थे? क्या था? तीनों देखिए, आधुनिकता का विरोध करने की सामर्थ्य किसी भी मानव के वश में नहीं है। गांधी जब मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपोज करता है तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न है, और जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि यूरोप में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो करके पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना के, उपनिवेश बना करके, और संपूर्ण मानव जाति को अपना बाजार बनाकर जो शोषण करने की प्रक्रिया है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दुनिया पर ला दी, और आज भी वो चली आ रही है। पहले हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी या विदेशी डच कंपनी या फ्रेंच कंपनियां हमारा शोषण करती थी, और आज ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सब की कंपनियां हमको बाजार मान करके हमारा शोषण कर रही हैं। इनके पास जो अकुत संपदा है, ये अकुत संपदा उनकी कमाई नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय मजदूरों की है, जिन्होंने अतिरिक्त श्रम करके, क्योंकि उन्होंने श्रम किया 100 रुपए का, और मील मालिक ने उसको 10 रुपए, 20 रुपए उसकी मजदूरी दिया, और 80 रुपया उस मजदूर की मेहनत का अपने कैपिटल को बढ़ाने में रख लिया। गांधी आधुनिकता के विरोधी नहीं है, गांधी विरोधी है उस वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल के, उस पाश्चात्य सभ्यता के, जो कि व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता का हनन करके उसको अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। दूसरा प्रश्न बताइए। स्तुति, दूसरा प्रश्न आपका? क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा गांधी क्यों कहते हैं? हेलो, हाँ जी सर, गांधी जी को महात्मा गांधी क्यों कहते हैं? सर आपको आवाज? हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो जी। देखिए, ये भारतीय परंपरा है। जब हाँ, मैं उसी भी उत्तर पे आ रहा हूँ। महात्मा पर प्रश्न है। ये आवाज आ रही है। हाँ, ऐसा है, ये भारतीय परंपरा है। हाँ, महात्मा वहां पे आ रहे हैं भाई, सुनो तो सही। ऐसा है, हाँ, महात्मा पे बात कर रहे हैं। ये भारतीय परंपरा है कि जब कोई महापुरुष
अपने निज स्वार्थों से ऊपर उठकर समग्र समाज के कल्याण के लिए निकलता है तो उसको भारतीय समाज महात्मा कहता है। जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने बोधित्व की प्राप्ति कर ली, 32 साल की उम्र थी, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, महात्मा बुद्ध की। और बुद्ध जब अपने उस बौद्ध धर्म के दर्शन को लेकर 50 साल तक हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमकर जनता को आलंबन दे रहा था, जनता को मोक्ष का, निर्वाण का रास्ता बता रहा था, तो भारतीय समाज ने उसको महात्मा का पद दिया, इसलिए हम उसको महात्मा बुद्ध कहते हैं। जब गांधी ने हिंदुस्तान के 32 करोड़ जनता, गरीब जनता के साथ एकात्म को स्थापित करके उनको उस दुख दर्द से निकालने का यज्ञ शुरू किया, अपनी यात्राएं शुरू करी, तो भारतीय समाज ने उसको महात्मा कहा। महात्मा तो उनको उस दिन पद मिल गया जब उन्होंने 21 साल तक रंगभेद पर आधारित गोरी सरकार अफ्रीका में उसके विरुद्ध आंदोलन करके एक सत्याग्रह का नया आविष्कार किया। उसको जब वो हरिद्वार पहुंचे तो स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी में उनको महात्मा का विरुद्ध उनको पद दिया। जब वो 1915 में भारत वापस आए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में 6 महीने रहे, उस समय उनसे मिल करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा का पद दिया। और जीवन भर जब कभी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को पत्र लिखते थे तो उसको एड्रेस करते थे, डियर महात्मा जी। तो कोई भी व्यक्ति इस भारतीय परंपरा में जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके इस देश की गरीब जनता के साथ खड़ा होता है तो उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा वो नहीं है जो महामंडलेश्वर बन गया 1008 108, जो अपने मठाधीश में अपने मठ बनाकर बैठ गया, जो सड़कों पे, गलियों में, गांवों की पगडंडियों में उतरता है, उन लोगों के दुख दर्द को समझते हुए उसके उपाय करने के रास्ते बताता है, तो वो महात्मा बन जाता है। हाँ, सर एक आखिरी क्वेश्चन है बच्चों का, ये क्वेश्चन है कि जो आज के टाइम में हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में गांधी जी के क्या विचार होते हैं? देखिए, गांधी मशीनों के खिलाफ नहीं है, औद्योगिक क्रांति के खिलाफ नहीं है, मगर जब आप आदिवासी क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर का एरिया किसी व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट को लीज में दे देते हैं और उस जंगल जमीन के ऊपर पिछले हजारों लाखों सालों से जंगलों की उपज के ऊपर अपना जीवन जीने वाले गरीब आदिवासी किसानों को बेदखल किया जाता है, तो उसके लिए आज जितने भी देश में आंदोलन चल रहे हैं वो सारे आंदोलन गांधीवादी नेताओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं हैं, अक्सर कहता हूं, हम दिल्ली विश्वविद्यालय में है, दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर के 10 किलोमीटर के अंदर 3 मीलें थी। एक बिरला मील घंटाघर के पास, कहां से लोग आ जाते हैं पता नहीं। फोन लगता है सर का कनेक्शन कुछ बाधित हो गया है इस समय। हेलो सर, आई थिंक उनकी कोई कॉल आई है तो उन्होंने माइक वो कैमरा ऑफ कर दिया। तो मेरे ख्याल से सवाल लगभग ले लिए गए। अरे नहीं बच्चे, ये बीच में नहीं, ये बीच में फोन आके जो है ना सर, हाँ हो जाता है सर, मैं समझ रहा हूँ, बहुत दिक्कत कर देते आप स्तुति मैम शायद सवाल लगभग हो गए हैं तो या अभी कोई बचा? ये हाँ जी सर। तो हाँ, बीच में लोग इतने फोन करते हो। हाँ,
तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपका जो पूछूं क्या मीत जी? वक्तव्य है उसमें इतनी सारी जिज्ञासाएं हमारे बीच में उभर कर आई हैं, शिक्षक साथियों की भी, प्रतिभागी जितने हमारे विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं हैं। मुझे लगता है कि आज का जो व्याख्यान है वो सार्थक हुआ, और आपका जो वक्तव्य है वो निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक रहा, जिसने हमारे विद्यार्थियों को झंझोड़ा। इतने सारी जिज्ञासाएं और सवाल उनके मन में कौंधते रहे, और आपने उनका हर एक सवाल का बड़े धैर्य से जवाब दिया। आप सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, दोपहर से ही जुड़े रहे हैं, और बावजूद उसके आपने इतने ऊर्जस्वी परिवेश में जुड़कर हम सबको लाभान्वित किया। तो मुझे लगता है कि जैसे धर्मवीर भारती का एक नाटक हम पढ़ते हैं, अंधायुग, उसकी दो पंक्तियां कुछ हैं, मैं उन पंक्तियां यहाँ रखना चाहता हूँ। जैसे बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए कि किस प्रकार से किताबों तक सीमित हो गए हैं गांधी के विचार, और उसको हम कैसे जीवन के व्यवहार में लेकर आए, और मूल्यों का जो पतन है। हमारे विद्यार्थियों ने लिखा है कि ये सब जो है मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो हम निश्चित रूप से गांधी का जो अध्ययन करते हैं उसमें तो ये सारी चीजें आ ही जाती हैं, और उनके जो रचनात्मक कार्यक्रम है, चरखा स्पिनिंग है, हमने भी कॉलेज में किया था 2017 में, सीता बिमरा जी और उनको बुलाया था। तो मैं वो पंक्तियां रखते हुए अपनी बात यहाँ फिलहाल रोकूंगा कि भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ था शुभ सुंदर था कोमलतम था, वह हार गया द्वापर युग बीत गया। द्वापर युग बीत गया उस क्षण, जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया। प्रभुहीन धरा पर आस्था हत, कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर मन। तो महाभारत से जोड़कर जो धर्मवीर भारती ने वहां पर बात रखी है कि वो जो भयंकर वन था, जो मूल्य पतन की जो स्थिति थी, वह और भी भयंकर हो गई है, क्योंकि सत्य जो है उसकी अवहेलना हो रही है। और सत्य की अवहेलना जब होती है, जब मानव मूल्यों का पतन होता है, तो वो भयंकरता हमारे पूरे परिवेश में व्याप्त हो जाती है। और जो आज भी है, मुन्नी ने भी सवाल उठाया था, क्योंकि बच्चों का नाम लेने से उनमें थोड़ी सी और मुझे लगता है कि प्रेरणा जगती है। तो वो मुन्नी का भी यही सवाल था, हाथरस से जोड़कर, और बाकी बच्चों के भी बहुत अच्छे सवाल थे। तो मैं औपचारिक रूप से आज के व्याख्यान के लिए मैं अपनी तरफ से तो बोल ही चुका हूं। मैं अब चाहूंगा कि हमारी एक और गांधी अध्ययन केंद्र के जो हमारे सदस्य हैं, सर अनिल कुमार सिंह हैं, रामरूप मीना जी हैं, और भी हमारे सारे साथी हैं, भारती कुमार हैं कंप्यूटर साइंस से, और इकोनॉमिक्स से अनिल कुमार सिंह हैं। ऐसे ही हमारे हिंदी विभाग में सुनीता खुराना मैम हैं, और अभी जो हमारे साथ हैं डॉक्टर रीनू गुप्ता हैं। तो मैं डॉक्टर रीनू गुप्ता से जो हिंदी विभाग से हैं और गांधी अध्ययन केंद्र की बड़ी ही सक्रिय सदस्य हैं, उनका भी सहयोग बहुत रहता है हमारे साथ। तो मैं रीनू गुप्ता मैम से आग्रह करूंगा कि वो आज के इस वेबिनार और गांधी जयंती सेलिब्रेशन का, जो बहुत ही सार्थक रहा है, औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर रीनू गुप्ता। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। रीनू मैम, आप वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है सर, मेरा ना कनेक्शन आज थोड़ा वीक है, इसलिए वो कर रही थी। नहीं कोई बात नहीं, कर लिया। नमस्कार आप सबको। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि रमेश भारद्वाज जी का हृदय से अभिनंदन और बहुत बहुत आभार इतने सुंदर सटीक और सारगर्भित व्याख्यान के लिए। और जैसा कि हम इतने अंत में कहा कि सच में हमें जब द्वापर युग बीत गया है तो अब हमें नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। वस्तुतः अगर हम देखें तो जीवन दर्शन आज के मनुष्य के पास जो उसके बहुत निकट के हैं वो दो ही हैं, या तो हम गीता दर्शन की बात करते हैं या फिर गांधी दर्शन की बात करते हैं। तो गीता दर्शन में जब हम कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से किसी एक उंगली पकड़ कर ले जाने वाले की जरूरत होती है, लेकिन गांधी इस तरह के हैं जिस कर्म को गीता प्रतिष्ठित करती है, गांधी उसी को व्यवहारिक जगत में लाकर और कहते हैं कि गीता का जो कर्मों की प्रतिष्ठा है वो उसका व्यवहारिक रूप अगर कहीं नजर आता है तो पूरे गांधी दर्शन में, पूरे उनके जीवन में नजर आता है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध भी हैं और महात्मा गांधी भी हैं। महात्मा बुद्ध का धर्म हो जाता है
और गांधी का जीवन दर्शन हो जाता है। सर, आपने लगभग सभी विषयों को आपने छुआ, धर्म से, शिक्षा से, रोजगार से संबंधित, स्त्री सम्मान से खास रूप से आपने उसका जिक्र किया। श्रमजीवी समाज जो इस समय हमसे दूर होता जा रहा है, या कोरोना संकट में जिस तरह की परिस्थितियों का उसने सामना किया, वो भी विशेष रूप से आपने व्याख्यान के अंतर्गत लिया। आपको हृदय से आभार इतने सुंदर और सटीक और सारगर्भित व्याख्यान के लिए। हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे प्राचार्य महोदय, उनके सहयोग और सुभाषीष तो हमारे साथ रहती ही है, वो भी गांधीवादी विचारक हैं और व्यवहार से भी बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के हैं। तो हमारे प्राचार्य महोदय को भी गांधी अध्ययन केंद्र की ओर से विशिष्ट रूप से धन्यवाद। साथ ही हमारे गांधी अध्ययन केंद्र के जो कॉलेज का गांधी अध्ययन केंद्र है, उसके संयोजक अमित जी विगत कुछ वर्षों से लगातार सक्रिय हैं और बहुत सक्रियता से विश्वविद्यालय स्तर पर भी हमारे विश्वविद्यालय की गतिविधियों को, हमारे कॉलेज की गतिविधियों को लगातार वो विश्वविद्यालय पटल पर दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमारी सक्रियता को एक मंच उन्होंने लगातार प्रदान किया है। उनकी इस कर्मठता के लिए मैं उन्हें भी नमन करती हूँ। साथ ही हमारे बहुत सारे जो इस समय हमारे साथी प्राध्यापक और बाकी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारी साथी लोग, उन शिक्षकों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों का धन्यवाद जिन्होंने कि न केवल इस वक्तव्य को ध्यान से सुना, बल्कि अपनी जिज्ञासाओं को, अपने मन में उठे प्रश्नों को साझा किया और उससे प्राप्त हल को हम ये विश्वास अनुभव करते हैं, या हम ये चाहते हैं कि वो अपने जीवन में उतारेंगे। यहाँ से वो जो सीखे हैं, जो समझे हैं, उसे अनुभव की धरातल पर वो आजमाने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से एक नए भारत की निर्माण की हम आशा लेकर इस गांधी जयंती पर्व की और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं मतलब आप सब लोगों का विशिष्ट रूप से धन्यवाद करती हूँ, खास तौर पर जो कॉलेज के और सहयोगी हमें लगातार सहयोग करते रहे हैं, टेक्नीशियन विभाग या और जिस तरह के ऑनलाइन इस मीटिंग को आयोजन करने में मेरी और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, उनके सहयोग के लिए हम उनका हार्दिक नमन करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर अमित जी कुछ कहना चाहें तो मैं ये मंच उन्हें सौंपती हूँ। जी बस रीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका सहयोग बराबर मिलता रहता है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं रमेश भारद्वाज सर का आपने औपचारिक रूप से धन्यवाद कर दिया है। हमारे प्राचार्य ने भी आश्वस्त किया है कि वो भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग करेंगे जिस तरह से इस वर्ष की शुरुआत हुई है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा भारद्वाज सर से भी कि हमारा गांधी अध्ययन केंद्र इतना गांधी जी के विचारों से कहीं ना कहीं एक सरलता साथ लेकर चलता है कि मैं अपने जिन शिक्षक साथियों से उम्मीद और अपेक्षा लेकर चलता हूं सहयोग की, वो कभी पीछे नहीं, मुझे उसमें कहीं कोई निराशा या धुंधलाहट नजर नहीं आती। यदि राजघाट गांधी उसमें नेशनल राष्ट्रीय केंद्र में जाना होता है, नेशनल स्मारक में, राष्ट्रीय स्मारक में जाना होता है राजघाट, तो वहां पर भी बच्चों की टीम को लेकर मेरे शिक्षक साथी पहुंचे हैं। और ऐसे शिक्षक साथी पहुंचे हैं कि वो एक अलग ही अनुभव हमारे साथ रहा, कि जो बहुत सक्रिय उस रूप में उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गए, टीम को लेकर गए और उनको अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक टीम के रूप में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में समय दिया। मैं पुनः अपनी पूरी टीम की तरफ से, कॉलेज की तरफ से आप सबों का, जो इसमें पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है और जिन बच्चों ने मेहनत करके पोस्टर को तैयार किया, प्रतिज्ञा हैं, सिम्मी मिर्जा हैं, और जो हमारे जितने भी वॉलेंटियर हैं, वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों की जिज्ञासाएं आई हैं। कक्षा में भी हम कभी इन मूल्यों की बात करते ही हैं, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और सर, आपने जो समय दिया उसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार। हम सब कृतज्ञ हुए और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ठीक है,
आज का ये कार्यक्रम यहीं हम संपन्न करते हैं, विराम देते हैं। सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।